अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको ऐसी 6 जगहों पर लेकर जा रहा हूं अपनी कायनात में, जहां पर फिज़िक्स के लॉज़ होल्ड नहीं करते। तो 4 तो ऐसी जगह हैं जहां पर फिज़िक्स के लॉज़ होल्ड नहीं करते। उसके बाद हम कुछ ऐसी कंडीशंस भी पढ़ेंगे जहां पर फिज़िक्स के लॉज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं और पूरे तरीके से काम नहीं करते। हम जब भी नेचर की बात करते हैं, हम अपनी कायनात की बात करते हैं, तो उसे डिफ़ाइन करने के लिए हमें फ़िज़िकल या नेचुरल लॉज़ की ज़रूरत होती है। ये लॉज़ हमें बताते हैं कि कायनात किस तरीके से काम कर रही है। ये लॉज़ हमें ये भी बताते हैं गैलेक्सीज़ कैसे मूव कर रही हैं, और उसके साथ-साथ एटम तक आकर हमें एटम के बिहेवियर के बारे में भी बताते हैं। इन लॉज़ की मदद से हमें एक तो ये समझ आती है कि हमारी कायनात काम कैसे करती है, तो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देती है, और उसके साथ-साथ ये प्रिडिक्शन भी करती है। इन लॉज़ की मदद से हम ये बता सकते हैं कि आज से 365 दिनों के बाद भी ज़मीन सूरज के मुकाबले में तकरीबन इसी जगह पर होगी जहां इस वक्त मौजूद है। तो हमें प्रिडिक्शन का एज भी मिलता है। लेकिन उन जगहों पर जहां पर ये लॉज़ फेल हो जाते हैं, वहां पर कई राज छुपे हुए हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम उन राजों से पर्दा उठाएं, और उसकी वजह से हमें नई डिस्कवरीज की तरफ जाना भी पड़ सकता है। तो ये वो जगह होती हैं जहां पर साइंसदानों के लिए बहुत कशिश होती है, और वो समझते हैं कि अगर वो इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर लेंगे, तो उन्हें नई नई डिस्कवरीज मिल जाएंगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरफ, और जब भी हम क्लासिकल फिजिक्स में मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इन्फिनिटी का सामना आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है। अगर हम मैथमेटिक्स में सिंगुलैरिटी का सामना करते हैं तो वहाँ पर इसके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फिजिक्स की इक्वेशंस में सिंगुलैरिटी का आना ये बयान करता है कि यहाँ पर या तो लॉ फेल हो गया है आपका, या उस लॉ को, वो लॉ अनडिफाइंड है, वो पूरे तरीके से उस फिनोमिना को बयान नहीं कर पा रहा, और उसे रिवीजन की ज़रूरत है। इसलिए जहाँ पर इन्फिनिटी आती है वहाँ पर फिजिसिस्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, लेकिन उनको ये भी नज़र आता है कि अब आगे किस तरफ को जाना है। मैं आपको लेकर चलता हूँ पहली ऐसी जगह पर जो कि बहुत मशहूर है, और उसे ब्लैक होल सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का वो हिस्सा है जहाँ पर इन्फिनिट डेंसिटी होती है। यहाँ पर स्पेस टाइम कर्वेचर भी इन्फिनिट होता है, और अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखें तो वो सिंगुलैरिटी पर जाकर बुरे तरीके से फेल हो जाती है। वो हमें हमारे दरकार रिजल्ट्स नहीं देती, और क्वांटम इफेक्ट यहाँ पर गालिब आना शुरू हो जाता है। इसलिए साइंसदानों का ये ख्याल है कि हमें क्वांटम थ्योरी और ग्रेविटी को इकट्ठा करके कोई नई ऐसी थ्योरी बनानी होगी जो कि हमें इस सिंगुलैरिटी के बारे में बता सके। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है और नई थ्योरीज पर काम भी हो रहा है, और उनके बारे में हमने कई वीडियोस भी बनाई हैं जो कि बयान करने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से ब्लैक होल काम करता है, उसकी सिंगुलैरिटी काम करती है। दूसरी जगह वो है जब हमारी कायनात शुरू हुई, टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वो जगह है जब हमारी कायनात एक नुक्ते में मौजूद थी जिसकी इन्फिनिट डेंसिटी स्टेट थी। लॉ ऑफ जनरल रिलेटिविटी यहाँ पर भी बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं, और वो हमें बता नहीं पाते कि किस तरीके से हमारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई। यहाँ पर भी एक यूनिफाइड थ्योरी की ज़रूरत है जो कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस को और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इकट्ठा बयान कर सके, और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ताकि हमें अंदाज़ा तो हो सके कि हमारी कायनात किस तरीके से मार्ज़ वजूद में आई। जब हम बात करते हैं किलोमीटर्स की, और फिर मीटर्स की, और फिर मिलीमीटर्स की, तो हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे स्केल पर चले जाते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है जब स्पेस टाइम इतना छोटा चंक बन जाता है जिसे फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता। इस टुकड़े को, स्पेस टाइम के टुकड़े को प्लैंक स्केल कहा जाता है। इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो 1.6 × 10⁻³ मीटर्स, और इसका टाइम अगर देखा जाए, क्योंकि स्पेस टाइम का टुकड़ा है तो इसका जो टाइम है, प्लैंक टाइम उसको कहते हैं, और ये प्लैंक लेंथ कहते हैं, वो 10⁻43 सेकेंड्स हैं। यहाँ पर जाकर फिजिक्स के लॉस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस टेक ओवर कर देती हैं। हमें यहाँ पर भी नई साइंस की ज़रूरत है, नई थ्योरीज की ज़रूरत है। ना तो यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी पूरे तरीके से काम करती है, और क्योंकि स्पेस टाइम
क्लासिकल थ्योरी में कॉन्टिन्यूस है और इतने छोटे हिस्से पर उसकी कॉन्टिन्यूटी बरकरार नहीं रहती, और इसी तरीके से यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स भी पूरे तरीके से काम नहीं करती। तो हमें ज़रूरत है क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी की। बहुत सी थ्योरीज इस शुमार में आ भी रही हैं, जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी है, लूप क्वांटम ग्रेविटी है, लेकिन अभी तक इन थ्योरीज में से किसी भी थ्योरी ने हमें तजर्बाती कामयाबियाँ नहीं दी, और हम इंतज़ार में हैं कि ये थ्योरीज कुछ ऐसी प्रिडिक्शन करें जिनको हम तजर्बात करके ये बयान कर सके कि वाकई इन थ्योरीज की प्रेडिक्शंस ठीक थी, इन्होंने जो प्रोसेस को बताया बिल्कुल प्रोसेसेस वैसे ही काम कर रहे हैं। चौथी जगह वो है जब कोई भी मैसिव पार्टिकल, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैस रखता है, वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करने की कोशिश करता है। जब वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करने की कोशिश करता है तो एक तो उसको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए है इसे अटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का भी उसे सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैस रखता है वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकता। हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है, और अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में गलती से भी स्पीड ऑफ लाइट डाल दें किसी ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर भी मैथमेटिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। वहाँ पर हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं डिवीजन बाय ज़ीरो, जो कि ज़ीरो से डिवाइड हो रहे होते हैं, इसलिए हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी मैसलेस पार्टिकल जिस तरीके से फोटॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन कर सकता है, लेकिन इस पूरे फिनोमिना को बयान करने के लिए हमें मज़ीद बेहतर थ्योरीज़ की ज़रूरत है जो कि हमें बताए कि हमें स्पीड ऑफ लाइट को जब अटेन करना है तो उस वक्त हम पर कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे और नेचुरल प्रोसेस को पूरे तरीके से बयान कर सकें। अब मैं चलता हूँ एक और फिनोमिना की तरफ जो कि क्वांटम फिनोमिना है, और उसे इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। और उसके साथ साथ दो वर्ड्स हैं, दोनों को बयान करना ज़रूरी है, क्वांटम इंटेंगलमेंट और नॉन लोकेलिटी। नॉन लोकेलिटी का मतलब ये है कि चीज़ें आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे पर असर छोड़ती हैं, और अगर चीज़ें दूर हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उनसे कोई ना कोई चीज़, कोई रेडिएशन, कोई सिग्नल दूसरी तक पहुंच रहा है। और अगर दो चीज़ें इतनी दूर है कि उनके बीच में कोई भी चीज़ जा नहीं रही और उनमें किसी किस्म का रिलेशन है, तो ये नॉन लोकल रिलेशन होगा। इसी तरीके से जब हम इंटेंगलमेंट की बात करते हैं तो इंटेंगलमेंट ये बताते हैं कि अगर दो पार्टिकल आपस में इंटेंगल्ड हैं और उनको दूर लेके जाया जाए, तो जो एक पार्टिकल की स्टेट चेंज होगी दूसरे पार्टिकल पर भी उसी वक्त उसका असर पड़ेगा। अब जब हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है वो सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप बहुत दूर हैं अपने दोस्त से और आप एक बटन जलाते हैं, और जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो उससे रोशनी निकलती है, और वो रोशनी बड़ी देर के बाद, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, वो बड़ी देर के बाद आपके दोस्त को नज़र आती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लोकेलिटी भी मेंटेन हो रही है और यहाँ पर जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है वो भी मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर आपने अभी बटन दबाया ही नहीं और आपके उस दोस्त को रोशनी मिल जाए, तो यहाँ पर कॉज और इफेक्ट रिलेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि कॉज तो बटन तो दबाया ही नहीं, तो उसको कैसे ये रोशनी नज़र आ गई। तो यहाँ पर इफेक्ट पहले आ गया और कॉज बाद में आ गई। इंटेंगलमेंट में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि दो पार्टिकल्स को अगर इंटेंगल कर दिया जाए और उसके बाद उनको 4 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर ले जाया जाए, और मैं एक पार्टिकल की स्टेट चेंज करूं तो इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त दूसरे पार्टिकल की स्टेट चेंज हो जाएगी। हालांकि किसी भी किस्म के सिग्नल को यहाँ से, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 बिलियन लाइट ईयर्स की फासले को तय करना है, इतने टाइम की ज़रूरत है। लेकिन ये कैसे हो गया कि वो फौरन ही बदल गया? इस वजह से ये एक पैराडॉक्स है, और इस पैराडॉक्स में भी बहुत सी बातें की जा रही हैं, क्योंकि ये एक नॉन लोकल पैराडॉक्स है, और उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो भी हमें बताती है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हुई लेकिन स्टेट चेंज हो गई। हमें इस पूरे प्रोसेस को बयान करने के लिए नई किस्म की, हो सकता है, फिज़िक्स की ज़रूरत है। और अब मैं चलता हूँ आखिरी सिनेरियो की तरफ, जिसे ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी स्केल्स कहा जाता है। ये वो जगह है जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर हम अचीव कर सकते हैं। 10⁻16 GeV, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इसे अचीव किया जाता है जब 3 फंडामेंटल फोर्सेस, आपको पता है ना 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं,
3 फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटी को छोड़ के, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने स्टैंडर्ड मॉडल की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हमें इसके बहुत ज़्यादा शवाहिद नहीं मिलते। अब हमें नई थ्योरीज की ज़रूरत है जो कि हमें बता सके कि इसे किस तरीके से अचीव किया जा सकता है और यहाँ पर क्या होता है। इसलिए ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी GUT की ज़रूरत है, जिस पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है और इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जो कि हमें बता सके इतनी हाई एनर्जी पर किस तरीके से तीनों फोर्सेस इकट्ठे हो जाती हैं और जो ग्रैंड फोर्स बनती है वो किस तरीके से काम करेगी। ये इतनी एनर्जी है जो कि किसी भी एक्सेलरेटर जो इस दुनिया में मौजूद है उसमें अचीव नहीं किया जा सकता इसे। इसलिए ये वो 6 जगह थी जो कि हमारे साइंसदानों के लिए बहुत दिलचस्पी का सामान रखती हैं। वो इसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो उसके लिए नई थ्योरीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पहले न्यूटोनियन फिजिक्स थी, फिर उसे इम्प्रूव किया गया और आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ और स्पेशल थ्योरी और ग्रेविटी की थ्योरी जो है वो दी, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स आ गई जिसने और चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब लगता यह है कि हमें चौथी बड़ी थ्योरी की ज़रूरत है जो कि मे बी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो, जो कि हमें सब चीज़ों के बारे में बयान कर सके या उसके बीच उस तक पहुंचने का एक रास्ता हो जो इन 6 जगहों को बयान कर सके जो कि हमारी इस वक्त की एग्जिस्टिंग थ्योरीज बयान नहीं कर पा रही। और जब वो थ्योरी आएगी और वो जब इन 6 चीज़ों को बयान करेगी तो हो सकता है कि इसके बाद 12 नई और चीज़ें सामने आ जाएं जिनको ढूंढने के लिए एक नई थ्योरी की ज़रूरत हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।